हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का भूगोल का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के आज हम एमसीक्यू देखेंगे। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कल की क्लास का विनर है सौरभ शुक्ला। इन्होंने लगभग सारे प्रश्नों के जवाब सही दिए थे। आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आज से ये सिस्टम बदलने जा रहा है कि हम आपको लास्ट में एक प्रश्न देंगे। उस प्रश्न का जो भी सही कमेंट करेगा उसका नाम लिया जाएगा, वही विनर कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th भूगोल, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, संसाधन विकास। बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है, मतलब भूमि हल्की पड़ रही है, उसकी गुणवत्ता कम हो रही है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है अधिक सिंचाई, और अधिक सिंचाई होने की वजह से ही वहाँ पर भूमि निम्नीकरण हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी भी है? यदि आपने इस पाठ को पढ़ा है तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और सबसे ज़्यादा खेती इस पर भी होती है। यही मैदानी इलाकों में पाई जाती है। और देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? पहले तो ये जानिए कि सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है। तो सीढ़ीदार खेती होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। अब इन ऑप्शन में देखिए कहाँ पे कौन सा राज्य है जो पहाड़ी क्षेत्र में आता है। पंजाब तो नहीं आता, हरियाणा भी नहीं आता, उत्तर प्रदेश भी नहीं आता, उत्तरांचल आता है, और वही राइट आंसर है। इनमें से किस राज्य की मृदा काली है? मतलब काली मृदा पाई जाती है किस राज्य में? गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है जो कि कृत्रिम है? जो मानव निर्मित संसाधन है उसका सीधा मतलब कि वो मानव निर्मित है, वह कृत्रिम होता, पर यहाँ पे लिखा है कि वो नहीं है। तो कौन सा प्रकृति ने दिया हमें? इंजीनियर मानव खुद ही है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मानव ने बनाई है, और प्रौद्योगिकी से इंजीनियरों ने मशीनें बनाई है, मतलब ये सब कृत्रिम है। इसका राइट आंसर है 1। ये शब्द किसने कही? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कम है, बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ये कहा था महात्मा गांधी ने कि लालच करने वालों का पेट कभी नहीं भर जाता, क्योंकि वे पेट नहीं, उनके पास पेट ही है। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है वे कहलाते हैं। मतलब कि हाँ, जैसे कि आपने संसाधन है कि जैसे वो निकला है उत्तर प्रदेश में सोना, वैसे वो सोना निकला है, वो एक संसाधन है। अब वो एक क्षेत्र में पाए जाते, वहीं पाए जाते, मतलब ज़्यादा सोना निकला, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है, मतलब वो अभी तक निकाला नहीं गया, वो क्या कहलाता? वो संसाधन तो अपना पड़ा है वहाँ, कोई नहीं ले रहा है, कोई कोई चोरी नहीं कर रहा है, और हो भी रहा है पर इतने बड़े रूप में नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर है संभाव्य संसाधन, जो कि हमारे संभावित है, पड़े हैं, कोई नहीं ले रहा है। कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मृदा द साउथ में पाई जाती है, केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऐसा कौन सा संसाधन है जो कृत्रिम है, मतलब जो प्राकृतिक नहीं है वो कृत्रिम है? वो है भवन। भवन हमने ही बनाया है। भूमि हमने नहीं बनाई, जल हमने नहीं बनाया, खनिज हमने नहीं बनाया, पर भवन हमने बनाया है। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन का सीधा मतलब है कि उन्हें
दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा नहीं कई बार बनाया जा सकता है। खनिज तेल नहीं बना सकते दोबारा, कोयला नहीं बना सकते पर कई करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। गैस नहीं बना सकते, ये ज्वारीय ऊर्जा बना सकते हैं। तो हमारे MCQ ख़त्म हो गए हैं। अब हम देखते हैं 1 अंक वाले प्रश्न जो आपके फर्स्ट टर्म यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। अति लघु उत्तर वाले प्रश्न, 1 अंक वाले प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। सबको पता है भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ पाई जाती है और इसका निर्माण, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, इसका निर्माण दाइयों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा हुआ है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि दाइयों द्वारा लाए गए अवसादों से हुई है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण ज्वालामुखी और मैग्मा तथा आग्नेय शैलों से हुआ है। अगला प्रश्न है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारकों लिखिए। कोई भी लिख लो, बहुत सारे हैं। तो हमने बहुत 6-7 लिख लिए। उच्छावस, जनक शैले, जलवायु, वनस्पति, संस्तर शैले, ह्यूमस, समय। मतलब कि इन सबको क्रिया करने में टाइम भी लगेगा। ये सब है, जलवायु भी होनी चाहिए, जनक शैले, उच्चावस, वनस्पति भी होनी चाहिए, इन सब से मिट्टी बनती है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं 2 मृदाओं के नाम लिखिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, कोई भी उठा के 2 लिख लो, आपकी मर्जी। इतनी सारी मिट्टी पाई जाती, सारी की सारी। वन मृदा की 2 विशेषता बताइए। उसकी 2 विशेषता यह है कि नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, परंतु उसकी ऊपरी ढलानों में इसका गठन मोटे कणों में। देखो ये है कि नदी जहाँ नदी घाटियाँ वहाँ पे ये चिकनी है, एकदम बारीक है, पर जो ढलाने वालों हैं उस ढलान है वहाँ पे इसका वो कण है वो मोटे हैं। हिमालय में हिम क्षेत्रों से ये अति सिलिक तथा ह्यूमस रहित है, मतलब इसमें ज़्यादा ह्यूमस नहीं है। मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषता बताइए। हम मरुस्थल में रहते हैं, 2 क्या 10 बता देंगे। पहली है कि रंग लाल और भूरा, उसका रंग लाल होता है और भूरा भी होता है। रेतीली और लवणीय, लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है इसलिए तो यहाँ का पानी भी खारा होता है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम है, यहाँ पे बिल्कुल ह्यूमस नहीं है और पानी का तो दूर दूर तक नाम भी नहीं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में 1992 में रियो डी जेनेरो में, उसका क्या मुख्य उद्देश्य था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना है और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था। एजेंडा 21 क्या है। जो 1992 में मीटिंग हुई थी उसमें ये था कि एजेंडा 21 तो वह एजेंडा 21 क्या था उसके बारे में जानते हैं। जो एजेंडा 21 था कि एक कार्यसूची, मतलब वो एक कार्य करने की सूची थी, मतलब जो उन्होंने पहले प्लान बनाया जिसका उद्देश्य समान हितों और पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति और गरीबी रोगों से निपटाना था। मतलब उसका मेन मोटिव यही था कि जो पर्यावरण के नुकसान हो रहे उसको बचाना था। और ये इसका नाम एजेंडा 21 इसलिए रखा क्योंकि आगे शताब्दी 21वीं थी और 21वीं शताब्दी को बचाना था, इसलिए इसका नाम एजेंडा 21 है। किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ सोपानी कृषि की जाती है, मतलब सीढ़ीदार। हमने पहले भी बताया कि सोपानी कृषि पहाड़ी वाले क्षेत्रों में की जाती है और पहाड़ी वाले क्षेत्र कोई भी बता दो, बहुत सारे भारत में
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सबके सभी ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं लिखे जिनके द्वारा भूमि निम्नीकरण होता है। मतलब कि भूमि में जो फसल उपजाने की मात्रा है, क्षमता है, वो कम हो जाती है। उसके कारण है अतिचारण, वनोन्मूलन, मतलब वनोन्मूलन, इसका अर्थ होता है वृक्षों को काटना, खनन और अत्यधिक भूमि जल का निष्कासन। अब देखो अतिचारण का क्या नुकसान है। तो देखो अतिचारण, जैसे कि आप देखोगे कि जो ज़्यादा जानवर होते हैं वो पेड़ों को ऊपर से काट देते हैं, फिर पशुओं को चराते हैं, फिर वो हरे पे पेड़ भी हरे पेड़ ही काटते हैं क्योंकि उससे भी पशु चरते हैं। फिर उस बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं जिससे वनोन्मूलन हो रहा है, और कहीं घर बना रहे तो वो वनोन्मूलन हो रहा है। फिर खनन कर रहे, जब देखो यहाँ कोई अपने घर के आसपास जैसे वो आ गया, उसके नीचे कोयल आ गया, तो फिर उसके ऊपर से सारे पेड़ हटाएंगे, फिर वहाँ खनन करेंगे, वो गड्ढा ऐसे छोड़ देंगे। अत्यधिक भूमि जल का निष्कासन, कुएं, बहुत सारे कुएं बना दिए, फिर उन कुओं से रात और दिन मोटरें चलती रहती हैं, उससे ज़मीन के अंदर से पानी निकल जाएगा, फिर पेड़ों में पानी कैसे पहुंचेगा। जो बाहर वन है, वहाँ पे पानी कैसे पहुंचेगा, वो भी तो ज़मीन से लाते हैं ना पानी। अब दीर्घ प्रश्न, भारत में भूमि निम्नीकरण की मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट करें। पहली है वन कटाई, दूसरा खेती के गलत तरीके, खनन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। इन पे हमने डिटेल में कर दी बात, तो ज़्यादा करने का तो कुछ है नहीं। खेती के गलत तरीके, इस पे ध्यान दीजिए, ये नया है। खेती के गलत तरीके ये है कि कोई आ गया अपने खेत, रात को जैसे मोटर चालू कर दी, कोई आगे पाइप खुल गया, वो तो आराम से सो गया। अब पूरी रात मोटर वहाँ चली, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, वहाँ से ह्यूमस उठ के दूसरी जगह चले गए, उसके खेत में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, वो पानी सारा वेस्ट हो गया। ये इसी कोई खेती के गलत तरीके कहते हैं। खादर और बांगर में स्पष्ट करें। खादर नवीन जलोढ़ और बांगर पुराना जलोढ़, इनमें अंतर स्पष्ट करना है, तो करो। प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट को बांगर कहते हैं, अधिक बारीकी और रेतीली को खादर कहते हैं। अंतर है दोनों के, बार बार नवीनीकरण नहीं होता है। अब प्राचीन जलोढ़ है तो वहाँ बार बार नया जलोढ़ कब आएगा, तो उसका बार बार नया नहीं बनेगा, और ये बार बार होता है क्योंकि ये खादर होता है वो नदियों के किनारे होता है, क्योंकि इसमें नवीन जलोढ़ आता है, हर साल नया जलोढ़ आ जाता है। नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, ये नदी के पास नहीं पाई जाती, क्योंकि नदी के पास तो नया जलोढ़ आता रहता है, तो ये नदी से दूर पाई जाती है, जहाँ कई वर्षों के बाद कोई तूफान या बाढ़ की वजह से जलोढ़ मिट्टी पहुँचती है। ये नदी के पास डेल्टा के आसपास निर्मित होती है, नदी के किनारे या डेल्टा में। अब इसमें ये अधिक उपजाऊ है, ये कारण भी लिख सकते हैं कि ये बांगर है जो खादर के कंपैरिजन में कम उपजाऊ है, और ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा उपजाऊ। ये मतलब इसमें नई मिट्टी आ रही है तो ये ज़्यादा उपजाऊ है। अगला प्रश्न देखते हैं। संलग्न रेखा चित्र को ध्यान से अध्ययन करके और नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब हम आराम से मानचित्र को देखें, फिर इन प्रश्नों के उत्तर दें। किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे बड़ा भाग आता है। देखो कि कौन सी भू आकृति है भारत में, उसके अधीन सबसे बड़ा भूभाग आता है। पर्वतों का कोई एक लाभ बताइए। भूमि के भूभाग में खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो इसके देखिए कि जो मैदान है वो भारत में सबसे ज़्यादा है, और पर्वत भारत में कुछ निरंतर नदियों बहने वाली प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। जैसे गंगा नदी बहती है, वो गंगा नदी कहाँ से बहती है, पर्वतों से बहती है, ऊपर से बर्फ़ पिघलती जाती है और यहाँ से आगे नदी बहती रहती है। और भारत का भूभाग जहाँ खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं वो पठारी भाग है, मतलब मध्य भारत। काली मृदा की विशेषता बताइए। काली मृदा
गुजरात में पाई जाती है ना, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, वहाँ कपास उगने के लिए आदर्श मृदा है। मतलब कपास है वो यहाँ सबसे ज़्यादा उगता है, कपास के लिए तो सबसे आदर्श भूमि है। और रेगर मृदा भी कहते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में आ जाएगा कि रेगर मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आप गलत मत कर देना। रेगर मृदा सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात में यहीं पाई जाती है। चिकनी मिट्टी से बनती है। चिकनी मिट्टी जना काफ़ी उपजाऊ भी है। फॉस्फोरिक तत्व प्राय कम मिलते हैं। वन मृदा की 2 विशेषताएं लिखें। वन मृदा की, जहाँ वन होते हैं वहाँ वन की मृदा, उसकी विशेषता देखिए। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों में इसके मोटे कण होते हैं। और हिमालय में हिम क्षेत्रों के अधिशिल्क तथा ह्यूमस रहित है। ह्यूमस रहित है, ज़्यादा ह्यूमस नहीं है इस मिट्टी में। संसाधन नियोजन के प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें। अब नियोजन का शब्द का अर्थ समझिए। आप बातचीत करते हैं कि हमें इस काम के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो प्लानिंग को ही नियोजन कहते हैं। तो संसाधन का यूज़ के लिए जो प्लानिंग की गई है, कौन कौन से प्लानिंग की गई है, उन पर वर्णन करना है। तो देश में संसाधनों की पहचान करनी, मतलब पहले तो हमें ही जानना पड़ेगा देश में संसाधन कितने हैं। पूरे देश में जैसे राजस्थान में पानी नहीं है, और जैसे कोयला वोला बहुत ज़्यादा निकलता है, और झारखंड में वहाँ पानी नहीं है, तो झारखंड में पानी भी बहुत है और खनिज भी बहुत है। अब इधर आते हैं यूपी में, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, तो खनिज कंपैरिजन टू राजस्थान तो भी कम है यूपी में। तो वहाँ वाली पानी को वैसे करना है और वहाँ से खनिज को इधर लाना है, इसको ही नियोजन कहते हैं। सर्वेक्षण मानचित्र बनाना है। मानचित्र बना के देखना है कि कौन कौन से संसाधन कहाँ कहाँ है। संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापना। देखना है कि संसाधन कितने हैं। एक नियोजित ढांचा तैयार करना है। एक प्लानिंग का खाका तैयार करना है। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना का मिलान करना है। तो संसाधन की विकास की योजना चल रही है और वो राष्ट्र की, दोनों को, इसका एक ही अर्थ है कि जहाँ संसाधन जो है और दूसरी तरफ जो नहीं है। मतलब कि राजस्थान में पानी नहीं है और यूपी में पानी ज़्यादा है, और राजस्थान में खनिज ज़्यादा है, तो राजस्थान वाले यूपी को खनिज देंगे और यूपी वाले राजस्थान को पानी देंगे। ये एक आसान उदाहरण से समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें। प्रत्येक का मुख्य लक्षण बताएं। चार श्रेणियां है कि एक निजी संसाधन है, दूसरा सामुदायिक संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। निजी संसाधन जैसे घर है और अपना खेत है, वो निजी है, वो खुद का पर्सनल है। दूसरा है सामुदायिक, जैसे शमशान घाट, पार्क है, ये सबका है, पूरे समाज का है, इसमें सबका अधिकार है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जो देश के अंदर है, देश की सीमा के अंदर है। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अपने जो समुद्र के अंदर होते हैं, 12 नॉटिकल मील से जब ज़्यादा आते हैं तब आगे, देश की तटीय सीमा से 12 नॉटिकल मील के बाद में जो संसाधन होते हैं वही संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और अब अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 4 विधियां बताइए। तो समोच्च रेखाओं द्वारा अनुरूप जुताई करना, पहाड़ों में सीढ़ी बनाकर, पट्टीदार कृषि और आश्रय पेटी। मतलब पहाड़ों में जो सीढ़ी नुमा खेती करनी है, पट्टीदार खेती करनी है जिससे वो मृदा अपरदन ना हो, और ज़्यादा हिसाब से जुताई करनी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों को संक्षेप में
विवरण दीजिए। जो भारत में मृदाएं पाई जाती है उनका संक्षेप में, जो प्रमुख मृदा है उनके संक्षेप में विवरण देना है थोड़ा। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय व वनीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। इनका विवरण थोड़ा आगे पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनके नाम याद रख लो, ये इम्पोर्टेंट है, लगभग तो आएगा। यदि हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आया तो फाइनल ईयर में तो पक्का ही आएगा। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन का नियोजन क्यों आवश्यक है? मतलब कि संसाधनों का यूज़ करने के लिए प्लानिंग क्या है और उस प्लानिंग की ज़रूरत ही क्या है। तो उस प्लानिंग की ज़रूरत क्या हम देखते हैं। उस प्लानिंग की ज़रूरत है कि देश में मौजूदा संसाधन का पता लगाना है कि कहाँ कहाँ संसाधन है, उसका भंडारण की मात्रा ज्ञात करनी है, उसकी मात्रा देखेंगे कितना है, तथा उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना संसाधन नियोजन है। मतलब पहले तो हमें सर्वे करना है कि देश में कितने संसाधन हैं, फिर उनकी मात्रा करके उसका भंडारण करना है, फिर पूरे देश में देखना है कि कहाँ कहाँ संसाधन कौन कौन से नहीं है, वहाँ उनकी पूर्ति करनी है, और ये संसाधन नियोजन है। और संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, उसके दो कारण हैं। संसाधन सीमित है, संसाधन असीमित नहीं, संसाधन सीमित है, इसलिए इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य में उनको बचा सके। संसाधन यदि ख़त्म ही हो गए, मतलब संसाधन तो सीमित है, हम अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, फिर उनका प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। दूसरा है कि वितरण असमान है, मतलब कहीं कोई ज़्यादा है, कहीं कोई ज़्यादा है, कहीं किसकी कमी है, कहीं कोई ज़्यादा है। और इसलिए हमारे देश में समान विकास के लिए सभी संसाधनों का समान नियोजन अत्यंत आवश्यक है। यही दो कारण हैं। संसाधन के अति उपभोग से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? संसाधनों का ह्रास हुआ है, मतलब होड़ लगी है, मैं ज़्यादा विकसित हो जाऊंगा, मैं कम रह जाऊंगा, इसकी वजह से संसाधन ह्रास हुए, संसाधन खत्म हुए। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में है, मतलब समाज के जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनके हाथों में संसाधन है, बाकी वालों के नहीं है। और एक साधन संपन्न दूसरा संसाधनहीन है, मतलब एक वर्ग ऐसा है जिसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, सीमा ही नहीं है, और दूसरे के पास संसाधन देखने के भी कर्म नहीं है। वैश्विक परिस्थितियों के संकट जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना, ये सब इसके नुकसान हैं। ये भूमंडलीय तापन बढ़ेगा तो हमारी पृथ्वी में जो ग्लेशियर है वो टूटेंगे और उससे समुद्र स्तर बढ़ेगा, और समुद्र स्तर बढ़ेगा तो जो समुद्र के पास देश जैसे भारत के दक्षिण में मालदीव है उसको डूबने का खतरा है। खादर बांगर में अंतर, अब ये तो हमने देख लिया, प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गया। पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखें, ये प्रश्न आ सकता है। जून 1992 में रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया था। विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक और समस्याओं को हल ढूंढने के लिए आयोजित किया गया। नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन में जैविक विविधता पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। भूमंडलीय वन सिद्धांतों की पर सहमति हुई। मतलब ये है कि इसमें 100 से ज़्यादा देशों ने भाग लिए। इसका आयोजन कब हुआ, इसमें कितने ने भाग लिया, इसका क्या मुद्दा था, और इस पे सबने सहमति दी या नहीं दी, यही लिखना है। अब प्रश्न है कि मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। विभिन्न उपायों को लिखें। नदियों पर बांध बनाकर उसके बहाव को कम करना है, मतलब नदियों पर बांध तो है पर ज़्यादा नहीं है, मात्रा से भी कम है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, वृक्ष नहीं लगाएंगे तो वृक्ष जमीन को रोक के रखेंगे जिससे हवा पानी उसको उड़ा के ना ले जाए। मरुस्थल क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति को लगाना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करना, सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन मरुस्थल में ही होता है।
वहाँ कोई पेड़ पौधे तो है नहीं, आई हवा सब ले जाती है। हमारे यहाँ तो टीले भी चेंज होते थे, आज टीला यहाँ है कल वहाँ हो जाएगा। और मरुस्थलीय क्षेत्रों पर किनारों पे पेड़ लगाना, इससे ये मृदा अपरदन बच जाएगा। शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। यह है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में पहले इसको पढ़ते हैं। कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जिस पे कृषि के लिए उपयोगी है उसे हम कहेंगे शुद्ध बोया गया। और भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया है। और गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर है, मतलब ये सारी गणना एक फसल के आधार पर है। मतलब एक सीजन, मतलब जैसे कि रबी की गणना की तो रबी की है, खरीफ की तो खरीफ की। वह क्षेत्र जिसमें अधिक अवधि में से एक फसल बोना, मतलब कि वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक बोना। कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है। शुद्ध जहाँ तो खेती होती रहती है और यहाँ कभी मर्जी होती तब करते नहीं करते। गणना वर्ष से अधिक फसलों पर बोए जाने पर आधार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? 1900 आंसर देखिए 1968 में क्लब ऑफ रोम, यह इटली की राजधानी है, ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधनों का विकास के पक्ष में एक आवाज़ उठाई थी। याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1974 में सुमेश सर की पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी जी दर्शन की पुनरावृत्ति की। गांधी जी ने कहा था कि संसाधनों का तो नहीं करना है। 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 द्वारा किए गए। मतलब इनमें सबसे ज़्यादा योगदान 1992 के जो रियो डी जेनेरो में हुआ था उसका है। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसको भी देख लेते हैं कि संसाधन नियोजन, संसाधन की प्लानिंग, उसके यूज़ की प्लानिंग क्यों जरूरी है, इससे आप क्या समझते हैं? संसाधन नियोजन संसाधन का उपयोग, उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है, मतलब उसका हिसाब से उपयोग करना, दिमाग लगाकर विवेकपूर्ण। संसाधन सीमित तथा उनका वितरण असमान है। कारण है क्यों आवश्यक है, तो उनका संसाधन जो उसका वितरण है वो असमान है और उसका विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका यूज है जो विवेकपूर्ण करना पड़ेगा। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों आवश्यकता है? सीमित मात्रा में उपलब्ध है और विकरणीय है, मतलब वो है जो सीमित है, ज़्यादा नहीं है। 18वां प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 4 है। तो व्यक्तिगत, व्यक्ति के स्वामित्व में पर्सनल है, बाग, चारागाह, तालाब, कुआं आदि, ये व्यक्तिगत है। सामुदायिक वे सभी लोगों के उपलब्ध है, जैसे गांव का पशुचारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, यहाँ तालाब नहीं होना चाहिए, कुआं चलेगा तालाब नहीं चले। नगरीय क्षेत्रों में पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, ये सब सामुदायिक है, पर्सनल नहीं है। राष्ट्रीय भूमि और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी रूप से सभी राष्ट्रीय संसाधन है। जब दिमाग लगा के सोचते हैं तो पूरे देश के अंदर सभी राष्ट्रीय संसाधन ही है। राष्ट्रीय संसाधन को अधिकार की वह राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संसाधनों की अधिग्रहण कर सकती है। मतलब राष्ट्रीय संसाधन को ये पावर है कि वो देश में किसी का भी संसाधन ले सकती है। खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन तथा वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि है। 2 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय है। 2 समुद्री मील और 12 नॉटिकल मील है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियम बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर कामकाज करेगी वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करेगी। तट रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना उपयोग नहीं कर सकते हैं उनका। मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, स्पष्ट करो। तो मृदा के लिए 5 कारक उत्तरदायी है: सेल, जलवायु, पेड़ पौधे, अतिचारण, वर्षा। सेल कैसे हैं कि मृदा के लिए उचित सामग्री मिलती है उन सेलों से। फिर जलवायु, एक लंबी अवधि पर सेलों के छोटे छोटे टुकड़ों तथा कणों में बदलना, वहाँ पानी भी गिरेगा, हवा की वजह से सब वो सेल मतलब पत्थर है, पत्थर टूट के छोटे हो जाएंगे। फिर पेड़ पौधे सेलों से घुसकर उन्हें तोड़ फोड़ देती हैं। पशुओं द्वारा निरंतर चराई पर सेलों का परिवर्तन संभव। हाँ, इस प्रक्रिया को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। पहले देखिए, एक पत्थर है, उस पत्थर पर जलवायु मतलब वहाँ पे जैसे यहाँ से कोई नदी गुजर रही है तो नदी इसको काटेगी, बार बार पानी जाने की वजह से ये टूट जाएगा टुकड़ों में। फिर इस टुकड़ों पर पेड़ पौधे सेलों से घुसकर उन्हें तोड़ फोड़ देगी। जैसे कोई यहाँ पेड़ लगा है तो उस पेड़ की जड़ें हैं, इस पे अटेगी, इसको तोड़ देगी। फिर अतिचारण, पशुओं द्वारा निरंतर चराई के सेलों पर परिवर्तन संभव है, बार बार यहाँ से गुजरेंगे बार, और घास भी उगेगी, इनसे सेलों में क्रैक आएंगे क्योंकि वो टुकड़े हैं। और वर्षा का जल सेलों के छिद्रों में घुस के उन्हें तोड़ फोड़ करने का कार्य करेगा। लंबे समय से इन कारकों से क्रियाशील रहने से सेलों को टूटने की क्रिया चलती है और धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है। मतलब कि ये जो पत्थर है वो इन 4 प्रक्रियाओं से टूटेंगे, टूट कर एकदम खत्म हो जाएंगे, फिर ये मिट्टी बन जाएगी। यही प्रक्रिया है। प्रश्न 20वां, सबसे इम्पोर्टेंट, कि भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करें, उनका वितरण भारतीय मानचित्र में दर्शाएं। ये आपके लिए है होमवर्क और इनको बताना है। जलोढ़ मिट्टी संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैलाव है, मतलब इसका निर्माण 3 नदियाँ करती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों के तंत्रों से ये विकसित है और ये तीनों नदियाँ भारत के उत्तरी मैदान में ही चलती है। इसके स्टेट भी बता देता हूँ: उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उधर से आसाम और छत्तीसगढ़ भी है थोड़ा बहुत, और फिर बंगाल। इन स्टेट में ये मैदान फैला हुआ है। रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात हैं, इन सब से मिलकर बनी है, इसलिए ये सबसे अधिक उपजाऊ है। बहुत उपजाऊ तथा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ गन्ना, चावल, गेहूँ आदि फसलों के लिए उपयुक्त है, कोई भी उगा लो, कुछ भी, सब भी चलेगा। दूसरी है काली मृदा। काली मृदा, इसका रंग काला है। दूसरा, इसका नाम रेगड़ मृदा है। पहला तो ये काली मिट्टी है इसलिए इसको काली मिट्टी कहा जाता है। दूसरा, इसका रेगड़ मृदा भी इसका नाम है। इसमें कपास और मूंगफली की खेती अत्यंत उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त कपास और मूंगफली की खेती है। और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में ये पाई जाती है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। लाल मिट्टी या पॉली मिट्टी, लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है और कहीं कहीं पीला भी। इसका ये भी प्रश्न आ सकता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है। इसका कारण है कि उसमें लो कणों की अधिकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश उड़ीसा, छत्तीसगढ़ मध्य गंगा के मैदानों के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के पद पर पाई जाती है। इनके दक्षिण में पाई जाती है, दक्षिणी मैदानों के छोर में। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है। जहाँ तापमान भी ज़्यादा है और वर्षा भी ज़्यादा, वहाँ ये मृदा विकसित हुई है। भारी वर्षा से अत्यंत विकासन का परिणाम है। ह्यूमस की मात्रा कम है, इसमें ह्यूमस बिल्कुल कम है। एक बात जान लीजिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमस वाले, वो ठंड में रहना पसंद करते हैं। जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे भी जीवित नहीं रह सकते, यहाँ तापमान ज़्यादा इसलिए वहाँ नहीं रह सकते। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ियों में ये मृदा पाई जाती है।
ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, इसका रंग लाल और भूरा है। रेतीली मिट्टी है, इसमें लवण भी बहुत ज़्यादा है। शुष्क जलवायु में उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर भी कम है। जल वाष्पन की दर अधिक है। ह्यूमस की नमी की मात्रा कम है। यहाँ ह्यूमस बिल्कुल नहीं, क्योंकि तापमान 50 पहुँच जाता है, कहाँ से आएंगे ह्यूमस। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जाता है, मतलब इस पर ज़्यादा सिंचाई करेंगे मात्रा से तो इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। और ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और गुजरात के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। छठा है वन मृदा, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव है। और नदी घाटियाँ और मृदा के दोमट तथा सिल्टदार है। हिमाच्छित क्षेत्रों में मृदा का अधिक अपरदन होता है। जहाँ बर्फ है वहाँ पे इसका मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। और इन मृदाओं के वितरण को मानचित्र में दर्शाया गया है आपकी किताब में, वहाँ जाकर अवलोकन करके अभ्यास करें। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज जिसने भी सही जवाब दिएंगे, जो भी सही जवाब देगा उसे अगली क्लास में विनर घोषित किया जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़।